हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कैसे कैलकुलेट करना है, आज ये हम सीखेंगे। तो देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से जो इनफ्लो हो रहे हैं और जो आउटफ्लो हो रहे हैं उन्हें हम प्लस और माइनस कर दें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है जो बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, उसकी वजह से जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे हैं। इनफ्लोस जैसे कैश सेल है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल है, रॉयल्टी, फीस, कमीशन, इनकम टैक्स रिफंड, ये सब हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो हैं। और ये जो कैश परचेस है, पेड टू ट्रेड पेबल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो बिजनेस के, जैसे सैलरी पे की है, कमीशन पे किया है, वेजेस पे किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस पे किए हैं, वो सब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ये आउटफ्लो हैं। और जो इनकम टैक्स पे किया है वो भी आउटफ्लो है। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालें तो ये सारे इनफ्लोज ऐड कर देंगे और ये आउटफ्लोज माइनस कर देंगे, तो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में नहीं है, तो हमें एक दूसरे मेथड से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस मेथड का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो जो होता है वो उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है ड्यू टू प्रॉफिट। एक तो प्रॉफिट की वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल में चेंज होने की वजह से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो ये दो कारण हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज या डिक्रीज होने के। तो आप देखेंगे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो हम ड्यू टू प्रॉफिट जो कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो निकालते हैं। सेकंड पार्ट में वर्किंग कैपिटल में चेंज की वजह से जो कैश का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो निकालते हैं। देखिए, ड्यू टू प्रॉफिट जो कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? नेट प्रॉफिट की हेल्प से। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो बहुत सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और रेवेन्यू एडजस्टेड हैं। तो जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एलिमेंट्स नेट प्रॉफिट में एडजस्टेड हैं, अगर हम उन्हें रिवर्स ले लें तो फिर हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ड्यू टू प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो नेट प्रॉफिट है, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट लिखना है? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिख देंगे यहाँ पर। देखिए, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स एडजस्टेड हैं जो कि ऑपरेटिंग नेचर के नहीं हैं, या तो नॉन कैश हैं या नॉन ऑपरेटिंग है। अगर हम ड्यू टू प्रॉफिट निकालना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग कैश कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हमें रिवर्स लेना पड़ेगा। जितने भी एक्सपेंस P&L में डेबिटेड हैं जो कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, उन सबको हम प्लस कर देंगे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वो सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस हैं जो कि P&L में डेबिट हो चुके हैं, विच हैव बीन डेबिटेड इन P&L अकाउंट। इसके बाद वो सारे इनकम और गेन हम माइनस कर देंगे जो कि P&L में क्रेडिट हो चुके हैं, क्योंकि हमें केवल ऑपरेटिंग नेचर के प्रॉफिट चाहिए और वो भी जो कि कैश है। तो हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स ये माइनस कर देंगे, विच हैव बीन
क्रेडिटेड इन P&L। तो देखिए ये करते ही हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पता चल जाएगा। देखिए हमें ये प्रॉफिट पता चल गया ड्यू टू प्रॉफिट, जो कैश का इनफ्लो हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कैश, वो हमें पता चल गया फर्स्ट पार्ट में। अब हमें ड्यू टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, वो पता करना है। उसके लिए हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को प्लस और माइनस करेंगे, जो उनमें चेंज आया है उसे प्लस और माइनस करेंगे। कैसे करेंगे अब ये देखिए। प्लस क्या करना है, हमें प्लस करना है डिक्रीज इन करंट एसेट। अब डिक्रीज इन करंट एसेट को हम प्लस क्यों कर रहे हैं, देखिए करंट एसेट जैसे डेटर्स हैं, इन्वेंट्री है, ये हमारी करंट एसेट है, बिल रिसीवेबल हैं, तो ये हमारी करंट एसेट है। इनके डिक्रीज होने से क्या होगा, देखिए अगर डेटर्स डिक्रीज हो गए हैं इट मीन्स उन्होंने पेमेंट कर दिया है, इट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस करते हैं। या इन्वेंट्री कम हो गया, बिल रिसीवेबल कम हो गया, इट मीन्स बिल रिसीवेबल की मैच्योरिटी की डेट आ गई है और पेमेंट मिल गया है, इट मीन्स डिक्रीज इन करंट एसेट से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जैसे आप देखिए क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा होगा अपने सप्लायर्स से, और उधार खरीदा है, बेचा होगा, कैश आया होगा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की वजह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है, इसीलिए हमें इसे प्लस करना है। माइनस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट को हमें माइनस करना है। जैसे देखिए इन्वेंट्री करंट एसेट है, इंक्रीज हो गया, क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने फर्दर स्टॉक परचेज किया है, गुड्स खरीदे हैं, और गुड्स खरीदेंगे तो ऑब्वियसली पैसा जाएगा, इसीलिए हम इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस करते हैं। दूसरा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए जो कि करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स कैसे डिक्रीज हो गए, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम होगा, इसीलिए उसे माइनस कर रहे हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, हम जब करंट एसेट की बात करेंगे तो अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होने वाले चेंजेस को हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमारा आंसर है। इसके बाद करंट लायबिलिटी में अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम केवल उन्हीं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करते हैं जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से अराइज हुई हैं। केवल उन्हीं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को हमें यहाँ पर प्लस करना है, क्योंकि हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर प्लस और माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है। एक और चीज है, क्योंकि देखिए टैक्स पे करना ये भी हमारा ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है, इसीलिए हमें टैक्स पेड को और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है ये बिफोर टैक्स है। अब हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। ये जो टैक्स पेड है ये नेट ऑफ रिफंड होगा, मतलब आपने जो टैक्स पे किया है उसमें से जो रिफंड माइनस करके आएगा, नेट अमाउंट पे किया है वो यहाँ पर माइनस किया जाएगा, नेट ऑफ रिफंड। अब एक और बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है, तो हमने यहाँ पे टैक्स माइनस कर दिया, क्योंकि टैक्स पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो ऑपरेटिंग नेचर की होती हैं, बहुत सी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग नेचर की होती हैं। तो अगर कोई ऑपरेटिंग नेचर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसे भी हमें यहाँ पर प्लस और माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कौन से आइटम हो सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय है अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम,
तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो उन्हें हमें यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हो सकता है क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग में आता है, तो फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करेंगे। अब जैसे पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, ये भी हमारा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटफ्लो है, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो अगर कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है तो उसे हम यहाँ पर आखिरी में प्लस माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, माइनस करेंगे एक्सपेंस को, प्लस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन को। अब जैसे आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया है तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, इसे हम प्लस करेंगे। और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, तो इस प्रकार का या आग लगने की वजह से कोई नुकसान है, फैक्ट्री में आग लग गई उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का लॉस है, इसे हम माइनस करेंगे। अब हमारा नेट आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये तो हमारा बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है उसे हमने प्लस माइनस किया है। यहाँ देखिए ये इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको फिर दोबारा से समझना है कि ये जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस हैं और जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन है, तो देखिए कौन से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है, इसे हम अब समझते हैं। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस कौन से जनरली होते हैं, तो जैसे देखिए डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, लेकिन ये एक नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है। हमें कैश नेचर का प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसीलिए जो नॉन कैश नेचर के ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस हैं उन्हें भी हमें एडजस्ट करना होता है। तो डेप्रिसिएशन है, एमोर्टाइजेशन है, ये जो जनरली आपको इनको ध्यान में रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में भी दिए हुए होंगे। एमोर्टाइजेशन है, एमोर्टाइजेशन किसका होता है, गुडविल का। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये सारी चीज़ें P&L में डेबिटेड हैं, लेकिन या तो ये नॉन कैश हैं या ये नॉन ऑपरेटिंग हैं, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को प्लस करते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ये भी हमारा फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, इसीलिए हमें वापस प्लस कर रहे हैं। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, PBD आपने इंक्रीज किया है तो उससे भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन ये नॉन कैश है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉसेस के। इसके अलावा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन कौन से हो सकते हैं, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आने वाले आइटम हैं, इसीलिए इन पर अगर कोई गेन होता है जो कि P&L में क्रेडिट किया गया है तो वो हम वापस माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है। इसके अलावा रेंटल इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है और उसको रेंट पर दिया गया है और रेंट जो मिलेगा वो हमारा इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम हो गई, इसीलिए इसे हम माइनस कर देंगे। इसके अलावा डिविडेंड इनकम, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस पर जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है। अगर बैंक में FD करवा रखी है या किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है। तो जितनी भी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नेचर से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें रिवर्स लेना होता है, जो कि P&L में डेबिटेड या क्रेडिटेड हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश नेचर के एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन का। अब हम देखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया है बैलेंस शीट में, जो सरप्लस का बैलेंस दिया है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, वहाँ से हम लिखते हैं प्रॉफिट एज पर सरप्लस
या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसके लिए हमें करंट ईयर के बैलेंस में से प्रीवियस ईयर का बैलेंस माइनस कर देना है और यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ें प्लस करनी है और कौन सी माइनस करनी है। तो पहले मैं प्लस वाली चीज़ें लिख देता हूँ। यहाँ पर वो एप्रोप्रिएशन होंगे प्लस, जो कि सरप्लस अकाउंट में डेबिट किए गए हैं। तो देखिए कौन से होते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, ये एक एप्रोप्रिएशन है जो कि सरप्लस अकाउंट में डेबिट किया गया होगा, और ये ट्रांसफर टू रिजर्व नॉन कैश है, इसीलिए हम इसे प्लस कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स पे करने के लिए जो प्रोविज़न किया गया है वो प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रोविज़न बनाना नॉन कैश होता है। इसके अलावा फाइनल डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया गया है वो भी एक एप्रोप्रिएशन है, उसे भी हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि ये सरप्लस अकाउंट में या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया गया है। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड, कभी कभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ईयर के बीच में डिविडेंड दिया जाता है, वो भी हमारा फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है। तो ये देखिए फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये फाइनेंसिंग नेचर के एक्सपेंस है, इन्हें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। यहाँ हम अभी ऑपरेटिंग की भी बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें यहाँ पर रिवर्स ले रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस अगर कोई है जो कि P&L में डेबिटेड है, वो भी प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इस प्रॉफिट में एडजस्टेड नहीं होने चाहिए, इसलिए उन्हें रिवर्स लिया जा रहा है। इसके अलावा ये 5 चीज़ें तो प्लस करेंगे, 2 चीज़ें माइनस करनी है। कौन सी? एक तो टैक्स रिफंड और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या इनकम, जैसे जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है या गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिली है किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, तो वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब जो आएगा हमारा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ये नोट बनाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, जिसमें हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस प्लस करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन माइनस करेंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। फिर हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स पेड माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस करेंगे, तो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।